दरोगा कहानी को सुन लिया, समझ लिया। अब नमक के दरोगा के जो लेखक हैं उनके बारे में बात करते हैं। सुनिएगा, समझिएगा, याद मत करिएगा। जितना याद रह जाएगा उतना ही काफी। इसके लेखक तो आपको पता है कौन है? मुंशी प्रेमचंद, उपन्यास सम्राट। हल्का सा मुंशी जी के बारे में बात करते हैं। उनका जन्म हुआ था बनारस के पास लमही में 1880 में और उनकी डेथ हो गई थी 1936 में। इसके बीच की बात करेंगे अब। उनके पिता थे अजायब राय और मां थी आनंदी देवी। दोनों के यहाँ इनका जन्म हुआ। इनका नाम रखा उन्होंने धनपत राय। इनके जो चाचा थे वो इन्हें प्यार से नवाब राय बुलाया करते थे। लेकिन इनके बचपन में एक बड़ी घटना हो गई। 9 साल के थे, मां दुनिया से चली गई। मां के दुनिया से जाने के बाद इनका बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। घर में कोई देखने वाला नहीं था। परिवार परेशानी में आ गया। पिता ने इसका हल ये सोचा कि विवाह कर लें। विमाता आ गई। 9 साल का नन्हा प्रेमचंद और उनकी विमाता। विमाता को प्रेमचंद बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो उन्हें घर में भी रखना नहीं चाहती थी। बेहद गरीबी थी घर में। खाने पीने की पूरी व्यवस्था नहीं थी। पहनने को कपड़े नहीं थे। इस तरह से इनका परिवार चलता था और पलता था। पिता ने एक गलती और की। जब प्रेमचंद 15 साल के हुए तो उनका भी विवाह कर दिया। बेचारों का बचपन तो बुरा बीता ही था, बाकी जिंदगी भी शायद बुरी ही बीतने वाली थी कि पत्नी देखने में अच्छी नहीं थी, उम्र में उनसे बड़ी थी और लड़ाई झगड़े में विमाता से भी आगे थी। वो इनसे भी लड़ती और इनकी विमाता से भी लड़ती। घर परिवार का माहौल एकदम खराब हो गया। ऊपर वाले ने एक इन पे कृपा और की। कृपा में व्यंग में कह रही हूं कि पिताजी का देहांत हो गया। सारे परिवार का बोझ बेचारे प्रेमचंद पर आ गया, जबकि वो अभी किशोर ही थे। परिवार में 5 सदस्य थे। उनकी पत्नी, वो खुद, उनकी माता और उनके 2 बच्चे। इस तरह से 5 लोगों का परिवार था। गरीबी का आलम था। क्या करते? पत्नी माता से बहुत लड़ती थी और एक दिन लड़के अपने मायके जा बैठी। जो भी कुछ उनके पास कमाई होती थी उसमें से ये उसको भेजते थे खर्च पाने के लिए, लेकिन उसने आने का नाम नहीं लिया। परेशान हो गए। 1905 के अंत में शिवरानी नाम की बाल विधवा से विवाह कर लिया। अब आप एक बात जरा गौर कीजिए कि 1905 का जमाना और बाल विधवा से विवाह करना, कितने बड़े समाज सुधारक रहे होंगे प्रेमचंद। उन्होंने समाज के बारे में जो भी लिखा है बहुत सच्चा ही लिखा है और यह भी उनके जीवन की एक सच्चाई थी कि उन्होंने बाल विधवा से विवाह करके समाज को एक दिशा दी थी। लेकिन यह विवाह उनके लिए बहुत सफल रहा। पत्नी बहुत अच्छी थी, प्रेमचंद का बहुत साथ देने वाली थी। जो भी कुछ कमाते थे उसमें से बचाती थी और बुरे वक्त के लिए जमा करती थी। प्रेमचंद ने सारी अपनी कहानियां, सारे उपन्यास, जितने भी लिखित काम किया वो 1905 के बाद ही शुरू किया, जो बहुत अच्छे से होता चला गया। अब मैं एक बात आपको और बताऊंगी इसमें से। प्रेमचंद ने बराबर कह रही हूं उनको, पहले वो उर्दू में लिखा करते थे, तब वो प्रेमचंद नहीं थे, तब वो नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। लेकिन देश की में जब अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने उस वक्त बहुत कुछ लिखा जिसे कि अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया। ये कहलाता है सोजे वतन की जब्ती। उसके बाद जो हमारे नवाब राय थे वो कहीं खो गए और प्रेमचंद का जन्म हो गया। और हम तो सिर्फ प्रेमचंद को ही जानते हैं, नवाब राय को हम नहीं जानते, क्योंकि हम इतनी उर्दू भी नहीं जानते, इतना पीछे का इतिहास भी नहीं जानते। तो हम फिर प्रेमचंद पर आते हैं। तो प्रेमचंद ने 1905 के बाद बहुत कुछ लिखा, समाज की सच्चाई को उजागर किया। इतना लिखा कि अपने स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। पत्नी जो भी कुछ बचाती थी वो इनको देती थी। वो सारा का सारा ये पुस्तकों को छपवाने में खर्च कर देते थे। स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता चला गया और फिर एक सुबह ऐसा हुआ कि हमारे उपन्यास सम्राट ने आंखें मूंद ली। हमारे साहित्य के लिए वो साल बहुत ही भयानक साल था। हमारे 3 महान साहित्यकार इस दुनिया से विदा हो गए थे, मैक्सिम गोर्की, शरदचंद्र और हमारे प्रेमचंद। बस इतना ही मुझे बताना था। थोड़ा बहुत अगर आपको याद रह जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं रह जाए तो कभी कभी इस वीडियो को खोल के सुन लिया करिएगा, इतना ही काफ़ी है। अब मैं आती हूँ प्रश्न उत्तर पर। हम पहले पाठ के जो बैक साइड के प्रश्न उत्तर हैं वो लेंगे। मैं यहाँ पढ़ती हूँ, आपके पास अगर पुस्तक हो तो उसमें देख लीजिए, नहीं हो तो वीडियो पॉज कीजिए और पुस्तक ले आइए। मैं यहाँ पढ़ूंगी, आप वहाँ देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न।
कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? इसका जवाब तो सभी का एक होगा, कहानी का पात्र दरोगा जी, यानी कि वंशीधर हमको बहुत प्रभावित करता है। और क्यों करता है? भाई ईमानदारी का तो बोलबाला है, चाहे कितनी भी बुराइयां चल रही हो, चाहे जितनी भी बेईमानी चल रही हो, लेकिन ईमानदारी जो है वो अपने आप पे सोने पर सुहागा होती है। मतलब ईमानदारी का तो कोई जवाब ही नहीं। तो वंशीधर बहुत ही ईमानदार था, उसको पता था कि पिता ने क्या सीख दी है, उसे पता था घर की क्या दशा है, उसे पता था कि पत्नी का रवैया क्या होगा, उसके बाद भी उसने गलत चीज को, गलत काम को अपनाने से मना कर दिया। वो इतना ईमानदार था। ये उसके एक जो है विशेषता थी। दूसरा था वो शिक्षित था। शिक्षित होने से कोई शिक्षित नहीं हो जाता। शिक्षित होने का मतलब है जो भी कुछ हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको ठीक से अप्लाई करना। वो वास्तव में शिक्षित था। उसने अगर शिक्षा ली कि ईमानदारी के रास्ते पर चलना है तो वो चला, जितना भी नुकसान हुआ उसको वो झेल गया। उसने कुछ नहीं, इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं कि कल क्या होगा। वो समझ गया था कि कल जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन आज मुझे ईमानदारी के रास्ते पर रहना है। यही शिक्षा मैंने ग्रहण की। अब इसका हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, क्या लिख सकते हैं उनके बारे में। कर्तव्य परायण। पिता ने क्या बताया था कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन उसने उसमें से जान लिया था कि उसे क्या क्या करना है। सोचिए, उस वक्त के 1000 भी आज के तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, बहुत रुपए हैं, और 40,000 तो करोड़ों हो गए। लेकिन इतने ज्यादा रुपए भी उसको अपने पथ से, अपने ईमानदारी के रास्ते से जरा भी डिगा नहीं पाए, जरा भी हिला नहीं पाए। लालच उसके मन में नहीं आया। ये चरित्र ऐसा है, इसीलिए हम सबको पसंद है। और उसकी विशेषता हो सकती है धर्म का पालन करने वाला। पिताजी ने कहा ऐसी नौकरी देखना बच्चे जहां पर ऊपर की आमदनी हो, लेकिन वो धर्म का पालन करने वाला था। उसने उनकी बात को सुना जरूर, आदरपूर्वक सिर भी हिलाया, लेकिन माना नहीं। बच्चों, मैं यही कहती हूँ कि कोई आपको कितनी भी शिक्षा देता रहे, चाहे मैं, आपके माता पिता, आपके दूसरे अध्यापकगण, आपके आसपास रहने वाले अंकल आंटी, या जितने भी आपके बड़े हैं, अभिभावक हैं, लेकिन अंतिम निर्णय आपको करना है कि आपके लिए क्या भला है। इसके लिए आपको आत्मनिर्भर बनना है, अपने आत्मसम्मान को जगाना है, लेकिन दूसरों की अवहेलना नहीं करनी। उसके लिए आपको दूसरों की बातों को बहुत ही संतोष के साथ सुनना पड़ेगा, लेकिन उसमें से आप ग्रहण उतना ही करेंगे जितना कि आपको जरूरी लगेगा। अपने अनुभव से जो सीखेंगे वो सीख द बेस्ट होती है। हमको दूसरे प्रश्न पे आ जाए। देखिए, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभरकर सामने आते हैं? पहलू का मतलब पक्ष है। पहला है लक्ष्मी के उपासक और दूसरा है ईमानदारी के कायल। देखिए, दो पहलू सामने आए हैं। लक्ष्मी के उपासक हैं, सोचते हैं पैसे के बल पे सब कुछ कर लेंगे, और करते ही चले आ रहे थे। जब तक उनका सामना जो है वो वंशीधर से नहीं हुआ था, तब तक पैसे के बल पे उनके सारे काम हो रहे थे। उन्होंने कभी कोर्ट कचहरी का मुंह नहीं देखा था। जीत चाहे वो गए हों, लेकिन एक बार उनका सम्मान थोड़ा सा कम तो हो गया, सम्मान में ठेस तो लग गई कि उन्हें कोर्ट तक जाना पड़ गया। उन लक्ष्मी के उपासक थे, इसलिए सारे रिश्वत के बल पे सारे काम करते थे। लेकिन दूसरा पॉइंट जो उनके बारे में आया है कि ईमानदारी के कायल, मतलब ईमानदार व्यक्ति की फिर भी वो सम्मान करते हैं। यही कारण है कि उनके कारण से जिस व्यक्ति की नौकरी चली गई, बाद में उस व्यक्ति को उन्होंने अपने यहाँ रख लिया। ये तो हम पाठ के आधार पर पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इसमें भी उनका स्वार्थ ही है। मतलब मैं जो सोचती हूँ, मुझे लगता है उनका स्वार्थ ही है। उन्होंने स्वार्थ के कारण एक ऐसे व्यक्ति को ले लिया अपने साथ, जो व्यक्ति उन्हें पता है कि मरते मर जाएगा, लेकिन ईमानदारी के टेक को नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ भी उनका ही काम इसमें बेहतर हो रहा है। लेकिन फिर भी ईमानदारी के जो है उसको कायल तो थे, ईमानदारी व्यक्ति की को सम्मान तो दे ही रहे थे। ये बात अपने आप में सही है। अब आइए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि कहानी के सभी पात्र किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। पात्र हैं हमारे वकील, शहर की भीड़, वृद्ध मुंशी जी। और आपके इसी प्रश्न का दूसरा हिस्सा ये है कि पाठ से उस अंश को बताइए। तो पाठ से उस अंश बताना है, तो आप इसके लिए ये कीजिएगा कि जब आप इस पूरे पाठ को पढ़ें ध्यान से, तो जहां जहां ये वाले पॉइंट्स आते हैं, जहां आपको लगता है कि वंशीधर से संबंधित आते हैं, उसको अंडरलाइन कीजिएगा और वंशीधर लिख दीजिएगा। और जहां आपको लगता है मुंशी जी से आते हैं, वहां मुंशी जी लिखिएगा और उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। ये आप सेल्फ में करेंगे। ये प्रश्न पूरा जो है पाठ्यपुस्तक पढ़ने के साथ साथ किया जाए। देखिए प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 जो दिया है वो तो पूरा एक पैराग्राफ दिया है, उसका उत्तर मैं आपको बताती हूँ। जो प्रश्न नंबर 4 दिया है उसमें ये है कि ये किसकी उक्ति है। ये जो सारी बातें हैं वो वंशीधर के पिता ने कही हैं।
मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? यह भी वंशीधर के पिता ने ही कहा है। क्या आप पिता के इस वाक्य से सहमत हैं? हम पिता के इस वाक्य से सहमत नहीं हैं, क्योंकि पिता या अभिभावक या बड़े लोग सदा बच्चों को अच्छे रास्ते पर चलने की शिक्षा देते हैं। यहाँ पिताजी बच्चे को रिश्वत की नौकरी पाने की शिक्षा दे रहे हैं, तो इससे हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं और मेरे ख्याल से आप भी सहमत नहीं होंगे। अगले प्रश्न पर आ जाइए। नमक क्या दरोगा कहानी के कोई दो शीर्षक बताते हुए उसके आधार को स्पष्ट कीजिए। देखिए, दो कहानी के नाम और हो सकते हैं, ईमानदारी और सत्य की जीत। दोनों एक ही हैं। जो सत्य है वो ईमानदारी है, जो ईमानदारी है वो सत्य है। तो ईमानदारी और सत्य की जीत। ठीक है, नौकरी चली गई, लेकिन सच्चे व्यक्ति का फिर भी बोलबाला हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो ईमानदार था, ईमानदारी की जीत हुई। बस इसका यही एक हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए। कहानी के अंत में अलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? मैंने अभी जैसे पीछे आपको बताया था कि मैनेजर नियुक्त करने के पीछे उनका स्वार्थ भी हो सकता है, ऐसा मैं सोचती हूँ। इसमें सबकी अपनी सोच अलग अलग हो सकती है। अगर हम होते तो क्या करते? हमारी नौकरी चली जाती, हमारे पास एक अच्छा ऑफर आता और वो व्यक्ति शायद हाथ जोड़ता, हमसे माफ़ी मांगता और उम्र में भी हमारे से बहुत बड़ा होता, तो हो सकता है हम उसका सम्मान करते हुए उसके काम को, उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेते। ये सब क्या करते हैं, सबका अपना अपना है, सबकी अपनी अपनी राय है, इच्छा है। लेकिन व्यक्ति कई बार हालात के सामने कुछ न कुछ एडजस्टमेंट कर ही लेता है, तो हो सकता है हम भी ऐसा ही कर लेते। आपकी जो भी राय है वो आप अपनी राय लिख दीजिएगा। आपके विचार अपने, मेरे विचार अपने, टीचर्स के विचार अपने अलग अलग हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। ये तो हमारे हो गए। अब हम आते हैं आसपास के प्रश्नों पर। आसपास के प्रश्नों पर जो सबसे ज़्यादा मुझे प्रश्न इम्प्रेस करता है वो है, या जो सवाल मुझे उठाता है वो ये है कि लड़कियां हैं घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की वास्तविकता को प्रकट करता है। ये प्रश्न मुझे अच्छा नहीं लगा। ये बात मुझे अच्छी ही नहीं लगती है कि लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। पेरेंट्स को ये लगता है कि लड़कियों पे जो भी खर्च करते हैं वो रिटर्न में नहीं आता, इसलिए उनका बढ़ना उन्हें घास फूस लगता है बेटों पे जो भी खर्च करेंगे ये इन्वेस्टमेंट है, कल इसका बदले में मिल जाएगा, इसलिए वो उन्हें घास फूस नहीं लगते। जबकि सच्चाई ये है कि लड़की अगर बढ़ती है 5 फुट 2 इंच तो लड़का बढ़ता है 5 फुट 8 इंच। लड़के तो उन्हें लंबे नहीं लगते, लड़कियां ही उन्हें हमेशा बड़ी दिखाई देती हैं, क्योंकि लड़कियां उन्हें बोझ लगती हैं। उनके बोझ लगने के बहुत से कारण हो सकते हैं। जो कारण उस समय रहे होंगे वो कारण कमोबेश आज भी हैं। ठीक है, उनका वो कम हो गए हैं, लेकिन वो आज भी दिखाई देते हैं। लेकिन ये बात कुछ सही नहीं है कि लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती हैं। ये प्रश्न ही सही नहीं लग रहा है। इसका उत्तर क्यों लगता है मैंने दे दिया है आपको, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। देखिए अगला प्रश्न इसमें क्या है। जो एक प्रश्न और हमें इसमें अच्छा लगता है वो ये है, नमक विभाग के दरोगा के पद के लिए बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे? देखिए ऐसा है, नमक का दरोगा जो पद था, सबको पता था इस पद पर जो है वो रिश्वत बहुत है, इसलिए उस पद को पाने के लिए जो समाज के अच्छे ओहदेदार थे, यानी कि जिनके पास अच्छी सर्विस और अच्छे पद थे, वो भी चाहते थे नमक का दरोगा उनको बना दिया जाए। आज भी बहुत सारे ऐसे पद हैं, बहुत सारी ऐसी सीट्स हैं जिन पर अधिक आमदनी होती है, कुछ पर कम होती है। तो मैं कई बार सुनती रहती हूँ कि आज हमारी इस कार्यालय में सीट बदल गई, मैं चाहता हूँ ये सीट बदल के वो वाली हो जाए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर कम अच्छा है। तो ऐसा आज भी होगा, क्योंकि हम लोग तो शिक्षक हैं। इन बातों को हम बहुत गहराई से नहीं जान सकते। इन बातों को वही लोग गहराई से समझ सकते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होंगे। शिक्षक इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। देखिए अगला प्रश्न। देखिए ऐसा है कि ये सारे आसपास के प्रश्न हो गए, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हो गए। अब आपका इसको करना क्या है, आपको इसका अर्थग्रहण सेल्फ में करना है। अर्थग्रहण करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप पूरे पाठ को प्रश्नों में बदल दीजिए। छोटे छोटे प्रश्न, और पूरे इस पाठ से आप सिर्फ 15 प्रश्न निकालिएगा, और वो पैराग्राफ वाइज करने की जरूरत भी नहीं है। आप उन छोटे 15 प्रश्नों को निकाल के उसके उत्तर लिख लीजिएगा, आपका अर्थग्रहण इससे पूरा हो जाता है। तो ये था हमारा पाठ नमक का दारोगा, जिसमें हमने पढ़ी प्रेमचंद की जीवनी, जिसमें हमने पढ़े क्वेश्चन आंसर उसके, और जिसमें हमने ये जाना कि रिश्वत और भ्रष्टाचार जो है वो आज ही नहीं है हमारे समाज में, इसका बोलबाला 1905 से ही चला आ रहा है।
क्योंकि प्रेमचंद ने जो 1905 के बाद लिखा, समाज में आज भी वही स्थिति है। रिश्वत है, भ्रष्टाचार है, करप्शन है। आप भी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ, सारी दुनिया इस बात को समझती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज जो हम हरदम कहते रहते हैं कि बड़ा करप्शन है, बड़ा करप्शन है, ये आज की चीज़ नहीं है, पुरानी चीज़ है। इसकी जड़ें बहुत पुरानी है। और कितने बड़े दूर तक देखने वाले थे हमारे प्रेमचंद जी, जिन्होंने 2020 तक का देख लिया कि करप्शन जब शुरू हुआ है तो 20 तक रहेगा। हम तो 20 की ही बात करेंगे क्योंकि हम लोग इस वक्त हैं। मुझे आशा है कि आपको सब बात मेरी समझ में आ रही होगी, सब चीज़ें आप समझ रहे होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा।